मुख्यमंत्री केसीआर ने रमजान के त्योहार पर मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ रमजान के उपवास की दीक्षा के माध्यम से अनुशासन, भाईचारे, पवित्रता और आध्यात्मिकता की भावना के साथ मनाने की कामना की है। सीएम केसीआर ने प्रार्थना की है कि तेलंगाना राज्य अल्लाह के आशीर्वाद से समृद्ध हो और लोग एक साथ खुशी से रह सके। केसीआर ने दोहराया है कि तेलंगाना की भूमि गंगा और जमुना की संस्कृति की बहुत ऋणी है और राज्य सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार के अलावा कई क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए लागू की गई अनेक योजनाओं के परिणाम मिल रहे हैं। सीएम केसीआर ने बताया है कि पिछले 9 वर्षों के स्वशासन के दौरान आरएएफ सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए लगभग 13,000 करोड़ आवंटित और खर्च किए हैं। केसीआर ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और प्रगति गतिविधियों ने देश के लिए एक मिसाल कायम की है और उनके विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। पुलिस ने रमजान के उपलक्ष्य में हैदराबाद शहर में यातायात प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने कहा है कि मिरालम ईदगाह और मासब टैंक हॉकी मैदान के क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। मिरालम ईदगाह की नमाज के लिए पुराना पुल, कामतीपुरा, किशनबाग से आने वाले वाहनों को बहादुरपुरा चौराहा तक जाने दिया जाएगा। ताड़बन और ईदगाह की ओर सामान्य यातायात की अनुमति नहीं होगी। दानम्मा हॉट्स क्रॉस रोड पर शास्त्रीपुरम की ओर सामान्य यातायात की अनुमति दी जाएगी। वाहनों को मोची कॉलोनी, बहादुरपुरा, शमशीरगंज और नवाब साहब कुंटा की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। पुराना पुल से बहादुरपुरा की ओर जाने वाली आरटीसी बसों को पुराना पुल गेट पर डाइवर्ट किया जाएगा। शमशाबाद, राजेंद्र नगर, मैलारदेवपल्ली से बहादुरपुरा की ओर आने वाले वाहनों को कई रूटों से आरनघर जंक्शन पर डाइवर्ट किया जाएगा। मासब टैंक फ्लाईओवर के नीचे वाहनों की अनुमति नहीं होगी। लकड़ी का पुल और मेहंदीपट्टनम की ओर से आने वाले वाहनों को फ्लाईओवर से ही जाने दिया जाएगा। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से मासब टैंक की ओर आने वाले वाहनों को ताज कृष्णा होटल और आरटीए कार्यालय के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। जब प्राकृतिक आपदाएं और सड़क दुर्घटनाएं होती है तो सही समय पर चिकित्सा न मिलने पर जान चली जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने उन लोगों को बचाने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया पर पहल शुरू की है जो मौत के खतरे में है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि इस उद्देश्य के लिए राज्य भर में 55 ट्रामा केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, मातृ एवं शिशु आपातकालीन सेवाएं, अन्य चिकित्सा और सर्जिकल आपात स्थितियों के समय आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की प्रक्रिया तैयार की गई है। ये केंद्र सड़कों के किनारे स्थापित किए जाएंगे। इमरजेंसी विभाग में 30 बेड, टीवीवीपी अस्पतालों में बेड की क्षमता के आधार पर इमरजेंसी के लिए 5, 10, 15, 20 बेड आवंटित किए गए हैं। आवश्यक और उन्नत चिकित्सा उपकरण जैसे ऑटोक्लेव मशीन, मोबाइल एक्सरे, ई-फास्ट सेक्शन ऑपरेटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, सी-आर्म, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, वेंटिलेटर उपलब्ध है। ट्रामा सेंटर में 7 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सा, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ ट्रामा केयर सेंटर में मौजूद है। लेवल 1 में 237 लोग, लेवल 2 में 101 लोग और लेवल 3 में 73 लोग हैं। ड्रामा केयर स्टाफ को जिला स्तर पर प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि घायलों को सकुशल अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 वाहन उपलब्ध रहेंगे। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर दलितों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के मध्य में अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना इसका प्रमाण है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने कहा है कि दलित और आदिवासी समुदायों के तत्वावधान में 13 मई को सीएम केसीआर की आभार प्रशंसा सभा आयोजित की जाएगी। बाबू जगजीवन राम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, बीआरएस नेता
कोम्मुला नरेंद्र ने रविंद्र भारती में अंबेडकर की प्रतिमा और अंबेडकर की मूर्ति के नामकरण के लिए सीएम केसीआर के आभार सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रशंसा की है कि सीएम केसीआर दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की भावना पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु योजना के माध्यम से 10 लाख की आर्थिक सहायता देना बहुत बड़ी बात है, जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं करने के लिए 60 साल तक शासन करने वाले कांग्रेसी शासकों की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 8 साल से शासन कर रही भाजपा सरकार ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने झंडे दिखाकर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का निजीकरण करके दलितों और बहुजनों का अपमान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बीआरएस से 25 करोड़ मिले थे। उन्होंने कहा है कि यह 100% सच है कि बीआरएस ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को पैसा भेजा था। इटेला ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम सबूत दिखा सकते हैं। सीएम केसीआर और मंत्री कांग्रेस पार्टी की किसी भी छोटी समस्या का सबसे पहले जवाब देते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होना तय है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीआरएस एक सिक्के के दो पहलू है। इटेला ने कहा है कि इससे पहले हुजूराबाद चुनाव में भी पैसे जमकर बांटे गए थे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने इटेला राजेंद्र के इस आरोप पर भड़क गए हैं कि मुनुगोड उपचुनाव के लिए पैसे लिए थे। इटेला की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रेवंत ने चुनौती दी है कि क्या वह आज भाग्यलक्ष्मी मंदिर में शपथ लेने के लिए तैयार है। रेवंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राजेंद्र ने इस बात का आरोप लगाया है कि केसीआर ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को 25 करोड़ दिए थे, जबकि पिछले चुनाव में खर्च किए गए एक रुपए का भुगतान कार्यकर्ताओं ने किया था। उन्होंने कहा है कि पिछले चुनावों में आर्थिक सहयोग देने वाले कांग्रेस पार्टी के कमजोर वर्ग के नेताओं के प्रयासों और आर्थिक सहयोग का अपमान करना उचित नहीं है। इटेला राजेंद्र ने अपने ऊपर लगे आरोपों को 24 घंटे के भीतर साबित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह आज शाम 6 बजे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भगवान की शपथ लेने के लिए तैयार है। क्या वह अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करने के लिए तैयार है? उन्होंने इसे चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि अगर लोग भाग्यलक्ष्मी को नहीं मानते हैं तो वे किसी भी मंदिर में भीगे कपड़ों में शपथ लेने को तैयार है। हाईकोर्ट ने वाईएसआरटीपी के नेतृत्व में इंदिरा पार्क में टी बचाओ भूख हड़ताल को हरी झंडी दे दी है। हड़ताल शुरू करने के 48 घंटे पहले पुलिस को सूचना देने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने शर्त लगाई है कि दीक्षा 500 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए शर्मिला ने कहा है कि भले ही तानाशाह केसीआर सवाल करने वाली आवाजों को चुप कराना चाहते थे और सवाल करने वालों को बंधक बना लेते थे, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि न्याय जिंदा है। शर्मिला ने यह कहकर राज्य की आलोचना की है कि सीएम केसीआर विशाखापट्टनम से स्टील खरीदेंगे। अगर केसीआर तेलंगाना चाहते हैं और अगर उन्हें लगता है कि राज्य के हित महत्वपूर्ण है तो उन्हें अपना वादा पूरा करने की चुनौती दी कि वे बयाराम स्टील फैक्ट्री का निर्माण करें और 100 दिनों के भीतर निजाम शुगर्स खोले, जैसा कि उन्होंने पूर्व में वादा किया था। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस हिरासत में लोगों की मौत कैसे हुई। आरोप है कि मारे गए लोग आतंकवादी हैं और उनके पास आतंकवादी विचार है। उनके और लोगों को मारने की संभावना है। उन्होंने सवाल किया है कि गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले लोगों पर उपनियम क्यों नहीं लागू किया गया है। मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए
अपने मकसद में कामयाब हो गए, उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कह रहे हैं। अभी देखो भाई, आप गैर जरूरी तमाशा कर रहे हैं। सरेंडर सरेंडर कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो तफंचा, जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक पुलिस के आईजी हैं विजय शंकर सिंह ने कहा कि इनको शहर में भीड़ बढ़ गई है। धूप का मौसम होने के कारण यात्री छाया चाहते हैं, ठंड के मौसम में घूमना चाहते हैं। ये क्या सफर है? कितनी धूप, कितनी छांव चाहिए? अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपको यह कहानी देखनी होगी। जब शहर में सूरज तपता है तो यात्री मेट्रो की ओर देखते हैं। इससे मेट्रो में भीड़ बढ़ गई है। हैदराबाद मेट्रो ने रिकॉर्ड तोड़ा है। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और गर्मी के मौसम में हर किसी की नजर मेट्रो की ओर है। इसी क्रम में सभी मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ रही है। नागौल से रायदुर्गम मार्ग पर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौल स्टेशन हालांकि भरा हुआ है। स्टेशन खचाखच भरे हुए है। यात्री सीढ़ियों तक खड़े हैं। हर 5 मिनट में सुबह के समय एक ट्रेन चलती है। अधिकारियों का कहना है नागौल और अमीरपेट रेलवे स्टेशनों की स्थिति देखें तो प्रति मिनट एक ट्रेन चलने पर भी यात्रियों की संख्या कम नहीं होगी। गर्मी की शुरुआत के बाद से मेट्रो ने सेवाओं की संख्या में वृद्धि की है। हालांकि भागदौड़ जारी है, खासतौर पर वे जो नागौल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कुक्कड़पल्ली इलाकों से नौकरी और कारोबारों के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। इससे ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। उल्लेखनीय है, हैदराबाद मेट्रो अब ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो मुंबई और जापान में नियमित रूप से देखे जाते हैं। हाल ही में जब मेट्रो शुरू हुई, लोग देखने आए कि यह कैसे है। उल्लेखनीय है, नियमित दिनों में फिर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कोरोना काल में पीक में रोजाना यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार चली गई। फिर अब अनुमान है यह 4 लाख तक पहुंच गया है। अनुमान है गर्मी के दिनों में रोजाना 5 लाख तक लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। मौजूदा समय में मेट्रो स्टेशनों में भीड़ भाड़ की वजह से स्थिति पैदा हो गई है और सेवाएं बढ़ानी पड़ रही है। अब देखना यह होगा मेट्रो अथॉरिटी इस बारे में क्या फैसला लेती है। साथ ही हम चाहते हैं अधिकारी सेवाओं को बढ़ाने और यात्रियों को राहत देने के लिए निर्णय लें। आम आदमी पार्टी की तेलंगाना स्टेट कमेटी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। टैंक बॉन्ड स्थित युद्धक टैंक पर पार्टी नेताओं ने विरोध जताया। आप राज्य कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर दीदी सुधाकर ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पूर्व सेना अध्यक्ष शंकर राय चौधरी द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर जांच की मांग की है। उन्होंने याद दिलाया है कि हमने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 वीर जवानों के परिवारों के लिए न्याय की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि देशभक्ति की आड़ में जान कुर्बान करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं भुलाना चाहिए।
तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने अहम फैसला लिया है। टीएसपीएससी ने एईई सिविल पदों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। टीएसपीएससी ने अंतिम स्कोर को अंतिम रूप देने में सामान्यकरण पद्धति का पालन करने का निर्णय लिया है। टीएसपीएससी ने पिछले दिनों घोषणा की है कि वे अगले महीने की 21 तारीख को एईई पदों के लिए ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करेंगे। हालांकि टीएसपीएससी ने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, मैकेनिकल पदों के साथ साथ सिविल पदों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। 21 और 22 मई को एईई पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के लिए 8 मई और कृषि और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के लिए 9 मई को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बीच आयोग ने पेपर लीक होने के कारण इस साल 22 जनवरी को आयोजित एईई परीक्षा रद्द कर दी है। टीएसपीएससी ने पिछले साल 3 सितंबर को 1540 पदों को भरने के लिए एईई अधिसूचना जारी की थी। टीएसपीएससी ने खुलासा किया है कि इन पदों के लिए 44,352 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। दक्षिण मध्य रेलवे ने पवित्र गंगा के पुष्करों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें दक्षिण मध्य रेलवे के विभिन्न हिस्सों से शुरू होंगी। दक्षिण मध्य रेलवे ने कहा है कि सिकंदराबाद, प्रयागराज और वाराणसी होते हुए रसकोल के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने घोषणा की है कि यह ट्रेन इस महीने की 23 और 30 और अगले महीने की 7 तारीख को उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि एक और विशेष ट्रेन तिरुपति, प्रयागराज और वाराणसी के रास्ते दानापुर के लिए चलाई जाएगी और दूसरी ट्रेन गुंटूर और प्रयागराज के रास्ते बनारस के लिए चलाई जाएगी। ये दोनों ट्रेनें इस महीने की 22, 29 और 6 तारीख को उपलब्ध होंगी। हर 12 साल में एक बार आने वाला गंगा पुष्कर 22 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई को समाप्त होता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि अगले 2 दिनों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री, कोत्तेगुडम, खम्बम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, नागर कर्नूल जिलों में गरज और बिजली की बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने खुलासा किया है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार को तेलंगाना के कुछ राज्यों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम और रात में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आंधी भी आ सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 38 और 25 डिग्री रहने की संभावना है। हैदराबाद का मतलब है कई इमारतें और देखने लायक जगह है। हैदराबाद वह महानगर है जो सभी धर्मों के लिए एक मेजबान शहर के रूप में जाना जाता है। यह देश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के मुताबिक हैदराबाद की आबादी 1.05 करोड़ तक पहुंच गई है। यह इस साल के अंत तक 1.08 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारी कहानी देखनी होगी। लेकिन हैदराबाद शहर में राज्य की 1/3 आबादी रहती है। हैदराबाद भारत के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। देश में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में हैदराबाद 6ठे स्थान पर है। यह दुनिया में 34वें स्थान पर है। बढ़ते शहरीकरण के कारण तेलंगाना की 1/3 आबादी हैदराबाद में रहती है। वर्ष 1950 में हैदराबाद की आबादी 10 लाख थी। उसके बाद वर्ष 1975 तक जनसंख्या बढ़कर 20 लाख से अधिक हो गई है, जबकि वर्ष 1990 में यह 40 लाख से ऊपर पहुंच गया। वर्ष 2010 तक हैदराबाद की आबादी बढ़कर 80 लाख हो गई। पहले हैदराबाद यानी MCH के दायरे में 170 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सीमित था। GHMC की स्थापना के साथ इसका विस्तार 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हो गया है। आउटर रिंग रोड को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है। हर साल 5 लाख लोग नौकरी और रोजगार के लिए हैदराबाद पलायन करते हैं।
हैदराबाद का निर्माण वर्ष 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। हैदराबाद वर्ष 1956 से वर्ष 2014 तक संयुक्त एपी की राजधानी रही है। हैदराबाद वर्ष 2014 से तेलंगाना की राजधानी बनी हुई है। वर्तमान में हैदराबाद की आबादी का 64.93%, हिंदू 30.13%, मुस्लिम 2.75%, ईसाई और 2.19% अन्य धर्मों के हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैदराबाद की 1 करोड़ से अधिक आबादी का 25% है। 60% से अधिक जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में है। आधुनिक हैदराबाद का जो इलाका इतना आबाद हो गया है उसे मूल रूप से गोलकोंडा कहा जाता है। चालुक्य वंश ने 1075 CE तक शासन किया। फिर 11वीं सदी में साम्राज्य के पतन के बाद काकतीय वंश सत्ता में आया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे खिलजी वंश की जागीर बना दिया गया था। शहर का आधुनिक इतिहास 1518 में शुरू हुआ, जब सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने बहमनी सल्तनत से आजादी की घोषणा की। 15 वर्ष 190 में हैदराबाद को मूसी नदी पर बनाया गया था। राजवंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शहर को अपनी पत्नी भाग्यमती को समर्पित किया। चारमीनार शहर में एक स्मारक बनाने के लिए 15 वर्ष 191 में बनाया गया था। 17वीं शताब्दी तक हैदराबाद एक शक्तिशाली और सफल हीरा व्यापार के केंद्र के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1687 में शहर की रक्षा करने वाले गोलकुंडा किले को मुगल राजकुमार औरंगजेब ने नष्ट कर दिया। जैसे ही फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया, निजामों ने खुद को वैकल्पिक रूप से प्रत्यक्ष पक्ष के साथ जोड़ लिया। सत्ता का परित्याग किए बिना पश्चिमी आक्रमणकारियों की मित्रता जीत ली। इसने निजाम को हैदराबाद पर शासन करने की अनुमति दी। यह मुद्रा, टकसाल, डाक प्रणाली और बहुत कुछ के साथ देश का सबसे बड़ा राजशाही राज्य बन गया। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तो निजामों को स्वतंत्र भारत में शामिल होने को कहा गया। नहीं मानने पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसमें निजाम को हार मानना पड़ा। बाद में हैदराबाद 1 साल बाद भारत में एक राज्य बन गया। मंत्री तलसानी ने सनतनगर के अलाउद्दीन कोठी में बालक वाहिद की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। लड़के की मौत बेहद दुखद है। पुलिस से घटना की जानकारी मांगी गई है। उन्होंने साफ किया है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सनतनगर के अलाउद्दीन कोठी में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। संदिग्ध इमरान, जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, को हिरासत में ले लिया गया है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि एक वित्तीय समस्या का कारण होने का संदेह है। हालांकि बच्चे के परिवार और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि गुरुवार को अमावस्या का दिन था। इमरान ने कथित तौर पर मानव बलि के हिस्से के रूप में लड़के को मार डाला। पुलिस ने कहा है कि अब तक इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इमरान पर शक है कि उसने पहले बच्चे का गला घोंटकर और पानी से भरी बाल्टी में जबरन उसका सिर डुबोकर उसकी हत्या की। बच्चे के मरने की पुष्टि होने के बाद इमरान ने एक ऑटो रिक्शा चालक की मदद से शव को पानी की बाल्टी और एक बैग में भरकर मूसापेट के नाले में फेंक दिया। तब तक सनतनगर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद विशेष टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पुलिस को शव नाले में फेंकने के लिए ले जाते समय मिला। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और खबर फैलते ही स्थानीय निवासियों ने इलाके में इमरान के घर पर हमला कर दिया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्हें कथित तौर पर मौके पर मानव बलि के संकेत मिले। शव को नाले से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बाहर नहीं निकला, बोले तो नहीं चलेगा, उन्हें वारस देखे चले गया। यही तो बोल रहा, हम ढूंढ रहे पूरा, तो हमारे साथ अपन भी ढूंढ रहा बच्चे को, आटे में डाल के भेज के हमारे साथ ढूंढ रहा बच्चे को। अभी मालूम कब हुआ आपको ये? हमको मालूम 3 बजे के बाद हुआ। 3 बजे रात तक पूरी बस्ती ढूंढ रही। आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हमको उन्हें जिंदा होना, बस आपके चैनल के जरिए रहने दो, हुकूमत रहने दो, कोई भी उन्हें जिंदा होना हमारे को बस। 8 साल का बच्चा ऐसा क्या करा तो वो बच्चा, मासूम बच्चा, इतनी भयानक मौत देता बच्चे को डब्बे में बंद करके मारा, बच्चे को ऊपर से नाले में भी फेंक के आया। नाले में फेंक के आया। तेरे को क्या दुश्मन
तेरे को कुछ पैसे होना तो बोलना था, नहीं कुछ हमारे से जाति दुश्मनी है तो तू आ रहा बैठ रहा हमारे घर में बात कर रहा सब कर रहा, तू ऐसा क्या कर रहा था? वो छोटा बच्चा 8 साल का बच्चा है मेरा, टोपी लगा के नमाज को गया मेरा बच्चा, असर की नमाज को गया, उसको लेके जाके ORS पिलाया, बच्चा पूरा कैमरे में दिख रहा, लेके गया सो अंदर वापिस नहीं आया, बोलता नहीं मेरे को देके चले गया, बोल रहा हम भी बोल रहे चलो गया होगा बच्चा आदमी, पूरे रोजे रहा, पूरी तरह भी पड़ा मेरा बच्चा, इसको इतना रहम नहीं आया, रे नाम के मेरा बच्चा इतना तरह भी पड़ा, पूरे रोजे रखा, अल्लाह को भी रहम नहीं आया वो बच्चे पे, मासूम जान मेरी उतने रोजे रखा, तरह भी पड़ा, स्कूल बराबर एग्जाम बराबर दिया, का लास्ट एग्जाम था मेरे बच्चे का, देखे आया एग्जाम। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने प्रतिबंधित सिगरेट बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 प्रकार के 103 सिगरेट के पैकेट और नकदी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया है कि जब्त सिगरेट की कीमत 4 लाख रुपए तक है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने डीसीपी चक्रवर्ती गुम्मी ने बताया है कि महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी बी सतीश बेगमपेट में सोना बेकरी चलाता है। डीसीपी ने कहा है कि वह 20 साल पहले हैदराबाद चला गया था और उसने अवैध रास्ता चुना क्योंकि बेकरी का कारोबार नहीं चल रहा था। पुलिस ने पाया है कि इन्हें मुंबई के मास नाम के व्यक्ति से खरीदा जा रहा था। वह बेकरी में आने वाले ग्राहकों को बेच रहा था। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार साउथ जोन टास्क फोर्स पंजागुट्टा पुलिस ने आरोपी की बेकरी पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।